एवरीवन, आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। इसमें इसके 9 टॉपिक है जो ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। इनका एक एक टॉपिक का हम धीरे धीरे स्टडी करते हुए चलेंगे। इसमें पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय, उसका दूसरा है स्थिति विस्तार और भौगोलिक स्वरूप, तीसरा इसमें नदियाँ और झीलें हैं, चौथा है राजस्थान के वन वन्य जीव, पाँचवा है सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजना, छठा है इसमें राजस्थान की कृषि, फिर पशुधन, खनिज संपदा और ऊर्जा स्रोत। तो सेकंड टॉपिक हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इसके अंदर देखेंगे कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर में राजस्थान के गंगानगर के कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा के बोरकुंड तक राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार से राजस्थान की चौड़ाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम के जैसलमेर के कटरा गांव से धौलपुर के सिलवाड़ा गांव तक इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। इस प्रकार से राजस्थान की आकृति विषम कोणीय है, जिसमें इसकी लंबाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका एक कन्फ्यूजन बच्चों में अधिकांश रहता है कि इसको उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा जाता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पर लेकिन यदि अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो अक्षांशीय स्थिति विश्व स्तर पर, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। तो भारत को देखें तो भारत विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी कारण से अक्षांशीय स्थिति को उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरी में ही देखा जाता है। तो इसका देशांतरी विस्तार देखें, इसका देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार से राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा है और जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के 10.41% क्षेत्रफल पर राजस्थान है। इसी प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों के बराबर और नेपाल और बांग्लादेश से 3 गुना और राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में पेंजिया और पेंथालासा से राजस्थान का उद्भव माना जाता है। इसमें स्थल मंडल और जल मंडल नाम से 2 ये ग्रुप थे, जिनमें से जो पेंजिया है जो गोडवाडा लैंड में चेंज हुआ, ये आगे चलकर पठारी भाग और पहाड़ बना। अरावली जो राजस्थान की मुख्य पहाड़ी है उसका निर्माण पेंजिया गोडवाडा लैंड से हुआ है और हाड़ौती के पठार का। इसी प्रकार से पेंथालासा जो जल मंडल था वो 33 सागर, राजस्थान में 33 सागर जो अब विलुप्त हो चुका है, उससे पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्र घेरता है वो बना था। इसके बाद हम देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार के अनुसार राजस्थान में समय में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर धौलपुर जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है, यहाँ पर अर्ली सनराइज होता है और जैसलमेर में लेट सनराइज होता है। दोनों जगह सनराइज होने में 35 मिनट का डिफरेंट होता है। सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है बांसवाड़ा वाले निचले दक्षिणी इलाकों पर। इस कारण से इस इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि श्री गंगानगर में सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। इसी प्रकार से हम देखें कि बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा को 2 बार काटती है। यदि हम कर्क संक्रांति मकर संक्रांति को देखें तो ये ऐसे दिन हैं जिस दिन गर्मी और सर्दी के अनुसार दिन में परिवर्तन होता है। कर्क संक्रांति 21 जून का दिन है, जो कि मई और जुलाई के बीच वाले दिनों में आता है। इस दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा है मकर संक्रांति, इस दिन 22 दिसंबर का दिन, इस दिन सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है जब कर्क रेखा नीचे की ओर खिसक जाती है ना। इसी प्रकार से बसंत और शरद 21 मार्च को बसंत के दिन आते हैं, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार से शरद के दिनों में 27 सितंबर का दिन, इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति में ये ध्यान रखना है, कर्क संक्रांति के दिनों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी है। रात छोटी होती है और इन दिनों में जो परछाई बनती है वो छोटी बनती है, जबकि मकर संक्रांति के दिनों में जब रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं, इनमें परछाई भी बड़ी बनती है। राजस्थान की ज्योग्राफी में हम राजस्थान का मैप देखते हैं। राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। ये चारों तरफ की जो कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। उसमें से 1,070 ये सीमा है जो राजस्थान में पाकिस्तान से मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है।
एक राज्य जब दूसरे राज्य से मिलता है तो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, पर एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र से मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। ये रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, जो 1070 किलोमीटर की है। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगार तक 4 जिलों में फैली हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है जैसलमेर, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा अंतर्राष्ट्रीय के साथ बनाता है, 464 किलोमीटर। उसके बाद है बाड़मेर जो 228 किलोमीटर बनाता है, फिर श्रीगंगानगर जो 210 किलोमीटर बनाता है, फिर बीकानेर जो सबसे छोटा है 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाने वाला जिला जैसलमेर है, सबसे छोटी बीकानेर है। कभी इनको क्रम में जमाने की भी आ जाती है बात, तो आपको चारों नंबर याद रखने। इसी प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा देखें तो इसमें 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। पहला पंजाब, जिसके साथ वो 2 जिलों को साझा करता है। दूसरा हरियाणा, जिसमें हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा राजस्थान साझा करता है, जिसमें 6 जिले हनुमानगढ़, चोरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर आते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो 877 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है, 2 जिले आते हैं, धौलपुर और करौली। इसमें भरतपुर का भी कुछ भाग आता है। इसी बात से हम देखें अगला मध्य प्रदेश, जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा जिला है। ये 10 जिले जो राजस्थान के हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 16 किलोमीटर का एरिया इसका फैला हुआ है। ये सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक फैला हुआ है। इसमें हम देखें कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा सबसे ज़्यादा जो जिला करता है वो है झालावाड़, और सबसे कम जिला जो इसका सीमा साझा करता है वो है भीलवाड़ा। इसके बाद हम देखें कि गुजरात जो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी प्रकार से आंतरिक 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, जिसमें है नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमंद, बूंदी। इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा पाली करता है। ये राजस्थान में 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद नागौर है जो जिलों के साथ सीमा, इसके आसपास के जितने ज़िले हैं सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ के साथ पाली करता है। और नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चोरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान ज्योग्राफी का भौगोलिक स्वरूप हम देखें तो इस अकॉर्डिंग बांटा गया है। भौगोलिक स्वरूप को वैसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र घेरता है और 33 सागर के अवशेष है। पूर्वी मैदान जो कि इधर का वाला क्षेत्र है। उसके बाद है अरावली, ये जो जिसका राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण पूर्वी पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठार का ये हिस्सा आता है। इसी प्रकार से वी.एस. मिश्रा थे जिन्होंने अपनी बुक राजस्थान ज्योग्राफी जो 1967 में प्रकाशित की, उसमें 7 प्रदेश बताए। पश्चिमी मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, उन्होंने मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी मरुस्थल जो कि वर्षा के अनुसार 25 सेमी से कम वर्षा प्राप्त करता है, पश्चिमी मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा रेतीला मरुस्थल होता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें अरावली की वजह से वर्षा तो कम होती है पर पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, 25 से 50 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद अरावली और हाड़ौती का पठार जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा रेखा प्राप्त करता है। इसके बाद चंबल, बीहड़ भूमि, चंबल की जो बीहड़ भूमि है, चंबल के जैसे इस क्षेत्र में 2 आब क्षेत्र बन जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी मैदान, ये जो दक्षिण पूर्वी मैदान है इसमें अलवर, भरतपुर वाले इलाके आते हैं। इसके अलावा है गग्गर का क्षेत्र, ये है गग्गर का क्षेत्र सबसे बड़ा ये है। राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके निम्न विशेषताएं। इसका क्षेत्रफल पूरे राजस्थान का 61% क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थल में है। ये 20,900 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर 20 से 50 सेमी वर्षा रेखा होती है। आपको ध्यान रखना है कि अरावली है जिसकी वजह से राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। अरावली के इधर वर्षा नहीं हो पाती, इस कारण अरावली है जो राजस्थान में वर्षा रेखा के अनुसार क्षेत्रों को बांटती है। जैसे 50 सेमी वर्षा रेखा वाला क्षेत्र अरावली के आसपास मिलता है, 50 सेमी से कम 50 से 25 अर्ध शुष्क में, 25 से भी कम रेगिस्तान शुष्क मरुस्थल में मिलता है। इस प्रकार से 50 से अधिक इसमें मिलता है। और जो 56 का मैदान माही बेसिन और चंबल बीहड़ में, वहाँ पर 100 सेमी वर्षा रेखा पाई जाती है। अरावली पश्चिम मरुस्थल की फसलें हैं बाजरा, मोट और गंवार। यहाँ की वनस्पति बम्बूल, फोक, खेजड़ी, केर, बेर, सेवण घास के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेवण घास ऐसी है जिसमें राजस्थान का राज्य पशु गोडाउन अपने अंडे देता है।
इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत से खनिज भी मिलते हैं। ये कैम्बियन काल की चट्टानें और यहाँ पर रेगिस्तान है जो 33 सागर से बने हुए हैं। इनके कारण कई धातु और तेल जैसे लिग्नाइट, खनिज तेल, CNG, लाइमस्टोन आदि रेगिस्तानों में मिलते हैं। अरावली के जैसे यहाँ वृष्टिछाया प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर 33 सागर के अवशेष होने के कारण यहाँ नमक के स्रोत भी जैसे सांभर झील, पचपदरा, डीडवाना, लूणकसर आदि जिनमें से नमक बनाया जा सकता है। यदि हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, बालुका युक्त और बालुका मुक्त। रेत जब एक जगह से दूसरी जगह उठती है तो उसके जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनती है जो बालुका युक्त होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो बालुकाओं से मिलकर बने होते हैं बालुका युक्त होते हैं, और बालुका मुक्त क्षेत्र जिनमें बालुकाएं नहीं पाई जाती बालुका मुक्त क्षेत्र कहलाते हैं। बालुका युक्त क्षेत्र ऐसे होते हैं जो क्षेत्र बाहर की तरफ है, राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर वाला इलाका और सीकर, चूरू का इलाका है जो कि बालुका युक्त क्षेत्रों में आता है। उसमें कई प्रकार के बालू बनते हैं जैसे बरखान जो कि जैसलमेर में पाया जाता है। तारा, इसमें चारों ओर से वायु का दाब लगता है, तारे की नुमा संरचना बना लेती है यहाँ की रेतीली भूमि, तो ये मिलता है जैसलमेर के पोखरण में। इस प्रकार से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। वहीं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो जैसलमेर और जोधपुर में मिलते हैं। इसके अलावा बालू का मुक्त क्षेत्र जोधपुर और जोधपुर के फलोदी और जैसलमेर के पोखरण में बालू का मुक्त क्षेत्र पर पाया जाता है, क्योंकि जैसलमेर में कुछ पथरीला मरुस्थल भी पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर बालू का मुक्त क्षेत्र होता है। कई बालुकाएं रेगिस्तानी पौधों के आसपास मिट्टियाँ जम जाती है, उनसे भी टीले बन जाते हैं। यदि हम मरुस्थल को उनके भौगोलिक रूप में देखें तो भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम्माद जो चट्टानी मरुस्थल होता है, चट्टानों के आसपास मिट्टी जमा होती है जैसे जैसलमेर के पोखरण में, और दूसरा है रेग जो कि पथरीला मरुस्थल होता है जो कि जैसलमेर के पास रुद्रा क्षेत्र में है। जैसलमेर से जुड़े कई नाम हैं जैसे लाठी सीरीज। जैसलमेर में 33 सागर पाया जाता था जो विलुप्त हो चुका है। इसमें इस प्रकार से लाठी सीरीज पाई जाती है। विलुप्त क्षेत्रों में कई पानी अवशेषी रूप में पाया जाता है। वो सीरीज जहाँ पानी अवशेषी रूप में मिलता है वो लाठी सीरीज कहलाती है। इसके आसपास सेवण घास पाई जाती है जिसमें कि गोडाउन अपने अंडे देता है। इसी प्रकार से जैसलमेर के आसपास कई खनिज वगैरह भी पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थल के बाद दूसरा भाग आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल का। जो ये वाला हिस्सा है ये चारों ओर से पानी वाले क्षेत्रों से, जैसे घग्गर का मैदान जिसके अंदर नहरों से सिंचाई होती है, अरावली का क्षेत्र, लूनी का प्रदेश, आंतरिक परवा का क्षेत्र और नागौरी उच्च भूमि, इन 4 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसलिए ये शुष्क मरुस्थल की अपेक्षा कुछ इसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, तो ये उससे थोड़ा अलग भाग माना जाता है। इसमें सबसे मुख्यतः लूनी नदी पाई जाती है। यदि हम इसमें देखें तो इसमें 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र, उत्तरी घग्गर का मैदान, दक्षिण पश्चिमी लूनी का मैदान और मध्य में नागौरी उच्च भूमि मिलती है। यदि हम घग्गर के मैदान को देखें तो सबसे ऊपरी स्तर पर जो घग्गर का मैदान है वहाँ सरस्वती नदी या चौतांग नदी पाई जाती है। ये नदी मृत नदी है जो पहले बहती थी पर अब विलुप्त हो चुकी है। ये आंतरिक रूप से बहती है। इसमें ये नदी कभी कभी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर बाढ़ ला देती है, और यही नदी आगे बढ़कर जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में कभी कभी ये बाढ़ ला देती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी जगह देखें, इस नदी की एक विशेष बात है कि इस नदी का जो पाट क्षेत्र होता है वो नाली क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा देखें लूनी नदी बेसिन, लूनी नदी नागौर के पास अजमेर से नाग पहाड़ से निकलकर जोधपुर बाड़मेर में होती हुई कच्छ के रण में गिरती है। ये बाड़मेर की बालोतरा में खारी हो जाती है। उसके पहले ये मीठी होती है, उसके बाद खारी हो जाती है, तो उसको आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। ये नदी जोधपुर, जालोर, पाली में बहती है। जालोर और सिवाना में मुख्यतः ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र विशेष की ये विशेषता है। जवाई और हेमावास बांध यहाँ पर बने हुए हैं। उसके अलावा लूनी नदी में काला भूरा डोंगर, यहाँ पर जालोर में काला भूरा डोंगर यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा हम दूसरा भाग देखें नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के अंदर माइका शिस्ट की चट्टानें और नमकीन झीलें पाई जाती है जिनसे नमक बनाया जाता है। इसके अलावा देखें तो शेखावटी क्षेत्र, पूर्वी जो इलाका है उसमें आता है शेखावटी क्षेत्र जिसमें बरखान युक्त बालू का स्तूप है। ये शुष्क मरुस्थल का ही एक भाग है, इसलिए बरखान युक्त बालू का स्तूप यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, चूरू इन इलाकों में पाए जाते हैं। इसमें आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ पर कांतली नदी बहती है जो आंतरिक रूप से बहती है। इसमें कच्चे पक्के कुछ जोहड़ और कुएं बने होते हैं। यहाँ पर जो सरोवर होते हैं उसमें बालू का स्तूपों के द्वारा जो सरोवर बने होते हैं उनमें पानी भर जाता है, उसे सर या सरोवर कहा जाता है। राजस्थान की ज्योग्राफी में
अरावली का महत्वपूर्ण स्थान है। अरावली राजस्थान के बीचों बीच में, ये गुजरात के पालनपुर से इसका उद्भव माना जाता है, जो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू से राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली हरियाणा तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है। इसका 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। अरावली का राजस्थान की वर्षा में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से जब अरब सागर से जो मानसून आता है वो सीधा अरावली की समांतर निकल जाता है। राजस्थान में वो वर्षा नहीं कर पाता। उसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है वो अरावली से टकराकर राजस्थान में वर्षा करता है। तो अरावली की स्थिति मानसून में बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। इसी प्रकार से हम देखें कि अरावली खनिजों के हिसाब से भी अरावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज और फेल्सपार, ये सभी इससे संबंधित है, इसमें पाए जाते हैं ये अरावली की भूमि में। इसके अलावा की मुख्य दरें देसूरी नाल, हाथीगुड़ा नाल, केवड़ा, उदयपुर, दिवेर और हल्दी घाटी, ये सभी मुख्य दरें अरावली में पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर है। इसकी कई चोटियां हैं, जिसमें गुरु शिखर से लेकर बाबा या बरवाड़ा तक की सारी चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। गुरु से जरा दिल से आस, कुंभ रघु ऋषि के सज्जन, मोह में खो सात बोली रोज बोले। इसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची और सिरोही में है। राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है सिरोही में, तो इसका सबसे चौड़ा क्षेत्र सिरोही में ही पाया जाता है। अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। मध्य अरावली में सबसे कम ऊंचाई पाई जाती है, जिसमें अजमेर और नागौर के आसपास अरावली का क्षेत्र है। और सिरोही में अरावली की चोटी पाई जाती है, सबसे ऊंची वाली पाई जाती है ऋषिकेश नाम की चोटी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जरगा जो पहाड़ी अरावली का भाग है, जरगा वो उदयपुर में पाया जाता है। और सबसे छोटी अरावली की चोटी है बाबा या बरवाड़ा, जो जयपुर से रिलेटेड है। इसके अलावा अरावली में कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे लूणी, माही, बनास, बेड़च, खारी, कोठारी और बाणगंगा। अरावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी में स्थान रखती है राजस्थान के में। राजस्थान में पठार और पहाड़ी क्षेत्र कई जगह पर पाए जाते हैं, जैसे सीकर में मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ और खंडेला की पहाड़ी सीकर में पाई जाती है, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके बाद कोटा में मुकुंदवारा की पहाड़ी पाई जाती है। हाड़ौती का पठार और मालवा का पठार भी इसके आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा चित्तौड़ में मेसा पठार पाया जाता है। और जो उदयपुर में पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पठार, जैसे लसाड़िया का पठार, जरगा पर्वत, भोराट का पठार और गिरवा की पहाड़ियाँ। तो इसे हम देखें, उदयपुर में पाई जाने वाली लसाड़िया जो टूटा फूटा पर्वत होता है उसे कहते हैं लसाड़िया का पहाड़। इसके अलावा जरगा पर्वत, जो अरावली की 4थे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जरगा पर्वत, तो उदयपुर में पाई जाती है। भोराट का पठार भी उदयपुर में पाया जाता है, जो राजसमंद उदयपुर के बीच में है। और गिरवा पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ तस्तरी नुमा संरचना वाली होती है, वो गिरवा पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो भी उदयपुर में पाई जाती है। इसके अलावा उसमें देशहरो नाम से पहाड़ी भी पाई जाती है। उदयपुर में पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। पहाड़ियों के नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है, जैसे पहाड़ को जालौर में भाकर कहा जाता है, जो रोजा भाकर, इसराना भाकर इस नाम से यहाँ पर पहाड़ है। जयपुर में उसे डूंगरी कहा जाता है, जैसे मोती डूंगरी। और उसके अलावा उदयपुर में इसे मगरा कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें तो सिरोही ऐसा स्थल है जहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। और माउंट आबू, यहाँ पर माउंट आबू है। और उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार सिरोही में पाया जाता है। यहाँ पर भाकर पाए जाते हैं। सिरोही में पश्चिमी तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ को ही भाकर कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर में त्रिकुट की पहाड़ी, जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पाई जाती है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ नामों में कन्फ्यूजन है, जैसे बागड़ और वागड़। वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर का निचला इलाका होता है, जबकि बागड़ क्षेत्र उत्तर पश्चिमी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चोरू का कुछ हिस्सा ये कहलाता है बागड़ क्षेत्र। इसके अलावा 56 की पहाड़ियाँ और 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में पाई जाती है। यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत, डोरा पर्वत, रोजा भाकर आदि भी पाए जाते हैं। इसके अलावा 56 का मैदान बांसवाड़ा में पाया जाता है। ये कई पहाड़ और पठार हैं। राजस्थान में मानसून, राजस्थान में 3 प्रकार का मानसून
राजस्थान में वर्षा करता है भूमध्य सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। राजस्थान के मानसून में अरावली का महत्वपूर्ण स्थान है। अरावली अरब सागर वाले मानसून के समांतर पाई जाती है, इसलिए अरब सागर का मानसून बिना राजस्थान में कोई खास वर्षा किए ये सिर्फ बांसवाड़ा में कुछ वर्षा करके सीधा निकल जाता है। जबकि बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा मानसून यहाँ पे वर्षा करता है, क्योंकि ये इससे विपरीत दिशा में है अरावली के, तो ये टकराकर यहाँ पर वर्षा करता है। अरावली के कारण जो पश्चिमी क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून नहीं जा पाते। अरावली के आसपास वाले इलाके में ही पूरी वर्षा हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखें कि भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो दिसंबर जनवरी के माह में यहाँ पर उठते हैं और ये सीधे घग्गर वाले क्षेत्र में और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। ये वर्षा मावठ की वर्षा कहलाती है, जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अरब सागर का मानसून जून में प्रवेश करता है, सिर्फ 10% वर्षा करता है। ये सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा में करता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी वाला 90% वर्षा राजस्थान में करता है और सर्वाधिक वर्षा ये झालावाड़ वाले जिले में करता है और जुलाई माह में प्रवेश करता है। यदि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाता है तो झालावाड़ आता है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है तो सिरोही आता है। यदि हम देखते हैं कि वर्षा किस प्रकार से होती है तो देखा जाता है कि समुद्र तल और स्थल दोनों में वायु दाब में अंतर के कारण वर्षा होती है। जब किसी क्षेत्र में ताप अधिक बढ़ता है तो वहाँ पर दाब कम हो जाता है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी स्थल में सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी गिरती है तो वहाँ का ताप अधिक बढ़ जाता है। ताप अधिक बढ़ने के कारण वहाँ की वायु ऊपर की ओर गर्म होकर उठती है और वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, जबकि समुद्र के तल में वायुदाब बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये वायुदाब बढ़ने के कारण ये हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है, तो ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ये संवहनी हवाएं कई स्ट्रीम ICZN स्ट्रीम या और भी वायुदाब पेटियों की स्ट्रीम के हिसाब से ये मानसून बादल के रूप में बदलकर इस स्थल पर आते हैं और स्थल पर इसका वायुदाब अधिक होने के कारण यहाँ पर ये बारिश करते हैं। इसी कारण से लौटते मानसून के टाइम जब वर्षा हो जाती है तो इन बादलों में कुछ नमी बाकी रह जाती है और यहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है स्थल पर, जबकि समुद्र में अब वायुदाब कम हो जाता है। तो अब हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, तो इन हवाओं में जो नमी होती है ये वो बारिश करते हुए चलती है और इस वाले मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। के अपवाह तंत्र में नदियों को देखें तो नदियां जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो 60% अपवाह तंत्र रखती है, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली 24% अपवाह तंत्र रखती है और अरब सागर वाली 16% अपवाह तंत्र रखती है। आपको ध्यान रखना है अरब सागर वाली इस पश्चिमी इलाके में और इस कुछ पूर्वी इलाके में जैसे लूणी, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, ये अरब सागर ये है जो अरब सागर में आकर गिरती है। उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी की चंबल, बनास, बेडच, मेनाल, मोरेल जो अधिकांशतः अरावली के आसपास से निकलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ सीकर, झुंझुनू, घग्गर वाले इलाके में इनमें पाई जाती है। इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों की नदियों का हम नाम देखें तो घग्गर में आंतरिक प्रवाह में घग्गर नदी जो कि कालका शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से निकलती है और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में गुजर जाती है। ये राजस्थान में विलुप्त नदी है और इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांतली नदी सीकर में पाई जाने वाली एकमात्र नदी है जो इस सीकर की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में अंतः प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से कांकने या मसूरदी ये नदी जैसलमेर में बहती है और ये भी अंतः प्रवाह की नदी है, विलुप्त में हो ये अंदर की तरफ बहती है। साबी नदी, इसके बाद रूपारेन, रूपनगढ़ और मेथा, ये जो सांबर झील में गिरती है वो रूपनगढ़ और मेथा ये नदियाँ हैं। ये सारी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की। इसके बाद देखते हैं बंगाल की खाड़ी, 24% अपवाह तंत्र, 24% जल बंगाल की अपवाह तंत्र का 24% भाग बंगाल की खाड़ी वाली नदियों से मिलता है, जिसमें आता है चंबल, बनास, बेडच, मेनार और मोरेल। चंबल, बनास और बेडच का त्रिवेणी संगम भी है। इसी प्रकार से अरब सागरीय नदियाँ देखें तो 16% अपवाह तंत्र रखती है। लूणी, सोम, माही, जाखम, पश्चिमी बनास और साबरमती, इनके नाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका नाम साबरमती ये अलग नदी है, ये लूणी की सहायक नदी है, जबकि लूणी का खुद का नाम सागरमती है। अगर हम लूणी नदी को देखें तो लूणी नदी अरावली के अजमेर के नाग पहाड़ से उद्भव होती है। इसके अंदर इसकी सहायक नदियाँ जोजड़ी जो कि
पश्चिमी इलाके से मिलती है। उसके अलावा बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई आदि नदियाँ जो पूर्वी इलाके से मिलती है, ये बाड़मेर के बालोतरा तक मीठी होती है। इसके बाद इसमें खारी नदी आकर अपना पानी डाल देती है, उसके बाद से इसका पानी खारी हो जाता है। इसके बाद इसमें सुकड़ी नदी और एक सागी नदी आपस में पानी डालती है। ये लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में आकर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से देखें, पश्चिमी बनास जो कि जालौर में पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के क्षेत्र में आके विलुप्त होती है। तीसरी है साबरमती जो कि वही अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लिटिल कच्छ में आकर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हम देखें माही नदी, माही दक्षिणी इलाके की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे ज़्यादा जल रखती है। ये एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। माही पर माही बजाज बांध, कागदी बांध, सोम जाखम बांध है। माही ऐसी नदी है जो एमपी से निकलकर वापस एमपी की ओर ही चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो है ये सारी, जोजड़ी, बांडी। इसके एक ट्रिक से इसको याद किया जाता है, जोजड़ी का जवाई लीलड़ी की सगाई में मीठड़ी मिठाई लाया। इस प्रकार से आप कोई भी ट्रिक अपनी बना के या इस ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं वेतरक, सेई, हतमती, माजम। इसके बाद जो साबरमती नदी है उसकी कोई सहायक नदी नहीं है। और लास्ट कहती है माही, माही में सहायक नदी एराव, अनास, चाप, मोरैन, सोम और जाखम। इसके इस ट्रिक से याद किया जाता है ए अनास चारपाई में सो जा, उस हिसाब से आप इसको सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चंबल नदी, चंबल की जो सहायक नदी है हमें याद करनी है। चंबल एमपी के जनाबाव पहाड़ियों से प्रवेश करती है और ये झालावाड़ से राजस्थान प्रवेश कर बूंदी कोटा वाले इलाके में बहकर सवाई माधोपुर से वापस एमपी में ही चली जाती है। इसकी सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है, गुस्से में माँ पार्वती ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से से होता है गुंजाली, में से मेज नदी, माँ से मांगली, पार्वती से पार्वती, ने से नेवाज, आज से आहू, काले घोड़े में काली सिंध और घोड़ा पछाड़, पर के परवन, बार बार में बनास और बामणी, चाकू में चाकण और कुन्नू और से में सीप नदी। ये सारी बस इसकी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम देखें बनास, बनास की सहायक नदियों को याद करने के लिए ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको ये नदियाँ याद रह जाती है तो आप याद रख सकते हो। डाई से काली हो, मासी मेना, बांडी मोरे आम को खा गई। तो इसमें हम देखेंगे डाई से डाई नदी काली सीप। आपको याद रखना है कि चंबल की सहायक नदी काली सिंध है जबकि बनास की सहायक नदी काली सीप है। मानसी है मेनाल, मेनाल जिसका है बांडी, मोरेल, आयड़, कोठारी और खारी। ये सारी सहायक नदियाँ और नदियाँ हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। इसमें कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इन सहायक नदियों को उठाकर पूछ लेता है कि कौन सी सहायक नदी किसकी है। सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा चंबल, बनास और लूनी की याद करनी होती है आपको। उसके अलावा अपवाद तंत्रों का क्रम याद करना होता है। यदि राजस्थान में देखा जाए तो बनास वन की आशा कहलाती है, जो माही नदी जो दक्षिण में सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र रखती है। इसके बाद लूनी नदी जो कि पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है, और घग्गर नदी जो कि उत्तरी इलाके में अंतः प्रवाह की नदी है।